गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने सक्रिय क्या था वो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के बारे में बात करी थी जो गोल्डबर्ग एंड किसने प्रपोज करा था वागे। उससे हम किसी भी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक को लिखना सीखते हैं। और जनरल व्यंजक बस यही होता है कि प्रोडक्ट हमेशा कहाँ आएगा, आपका ऊपर, जो उसका रस समीकरण मिति गुणांक होगा वो घात में चले जाएगा। अभिकारक हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। और सक्रिय द्रव्यमान जो हमारा नया शब्द था उसका कोई नया मीनिंग नहीं है, वो सीधे सीधे क्या है आपका, है ना, सांद्रता मोल प्रति लीटर में। और गैस होगी तो गैस के लिए वो हमारा आंशिक दाब भी हो सकता है बाय पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। हमने एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन करे थे और उसी में अब एक चीज और नोट कर लेना आप नीचे की, है ना, जब ठोस या द्रव है ना, जब ठोस या द्रव गैस के साथ अभिक्रिया करता है, जब ठोस या द्रव गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो, है ना, उसका सक्रिय द्रव्यमान, ये केवल ठोस या द्रव के लिए लागू है, और जब वो किसके साथ क्रिया करे, गैस के साथ, है ना, तो उसका सक्रिय द्रव्यमान में परिवर्तन नगण्य होता है। तो उसके सक्रिय द्रव्यमान में परिवर्तन नगण्य होता है, अर्थात, है ना, उसे नियत ले लिया जाता है। अर्थात इसे नियत ले लिया जाता है ना, तथा सामान्यतः इसे एक लेते हैं, तथा सामान्यतः इसे एक लेते हैं। तो अगर जैसे विषमांगी अभिक्रिया हो आपका, ए गैस प्लस बी सॉलिड, है ना, गैस सी गैस, है ना, 2C गैस प्लस डी लिक्विड प्लस 3 गैस। समांगी और विषमांगी अभिक्रिया हम लोग समझते होंगे। समांगी मतलब सभी समान अवस्था में होते हैं, यहाँ पर विषमांगी है, ठीक है ना। तो अगर ठोस के साथ आपका गैस के साथ ठोस या द्रव आ जाएगा, तो इस तरह के अगर आप अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक का जब व्यंजक लिखोगे तो ठोस और द्रव का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। देखा होगा आपने शायद, है ना, जब 11th में पढ़ा होगा। तो इनको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं और ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका, c की घात 2 e की घात 3 बटे a की घात 1, ठीक है ना। तो ये हमारा रूल है कि ठोस द्रव जब गैस के साथ आएगा ना, चाहे अकेला ठोस हो, चाहे अकेला द्रव हो, चाहे ठोस द्रव दोनों हो, गैस के साथ हो, ये कंडीशन आपकी शामिल है, उस अवस्था में वो साम्यावस्था स्थिरांक में शामिल नहीं होंगे, अर्थात वो आपकी अभिक्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो अब लिखेंगे हम लोग साम्यावस्था स्थिरांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोगों ने नाम तो सुना ही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, केसी होता है, दूसरा आपका केपी, ठीक है ना। तो वही प्रकार में हम लोग उसी को लिखेंगे। पहला बिंदु ले लेना, यदि सक्रिय द्रव्यमान को, यदि सक्रिय द्रव्यमान को सांद्रता के पदों में लिया जाए, यदि सक्रिय द्रव्यमान को सांद्रता के पदों में लिया जाए तो प्राप्त साम्यावस्था स्थिरांक, सांद्रता के पदों में लिया जाए तो प्राप्त साम्यावस्था स्थिरांक केसी कहलाता है। केसी से तात्पर्य ही यह है आपका, के तो पूरी केमिस्ट्री में जब भी कांस्टेंट होगा तो उसको आप हमेशा किससे निरूपित करोगे, के से।
तो K कांस्टेंट के लिए है और ये C मतलब कंसंट्रेशन, जिसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है आपका सांद्रता। ठीक है ना, तो हिंदी मीडियम में भी हम लोग इसे केसी ही बोलते हैं, के सांद्रता तो बोलेंगे नहीं है ना, तो बोलने में हमें अच्छा केसी लगता है। तो केसी आते ही तात्पर्य हो गया कि आप सांद्रता ले रहे हो। ठीक है, और सांद्रता हमेशा किस में ली जाएगी, मोल प्रति लीटर में। ठीक है, और सांद्रता की भी जो निरूपित करने का तरीका होता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ है तो इससे मेरा तात्पर्य क्या होगा, ए की सांद्रता। बी लिखा है तो बी की सांद्रता, अगर घात भी 2 चढ़ा दूं तो बी की सांद्रता की घात 2, है ना। तो मान लो अगर मैं आपको ये अभिक्रिया दे दूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, है ना, गैस 2NH3 गैस, है ना, समांगी अभिक्रिया है, सभी गैस रूप में है यहाँ पर शामिल। तो अब अगर मैं इसका केसी का व्यंजक बोलूं आपसे तो क्या हो जाएगा, केसी का व्यंजक हमारा, है ना, NH3 की सांद्रता की घात 2, सांद्रता स्क्वायर ब्रैकेट ही है ना, पढ़ने के लिए भी पूरा पढ़ेंगे, बटे नीचे क्या आएगा मेरा N2 की सांद्रता और इंटू H2 की सांद्रता का होल क्यूब। ठीक है ना, तो चूंकि सब सांद्रता रखी है इसलिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके लिए कहलाएगा क्या, Kc, है ना। और दूसरा आपका Kp होगा, और P का मतलब भी क्या होता है हमारा, पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब। तो अगर मैंने सभी के सक्रिय द्रव्यमान को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया तो प्राप्त साम्यावस्था स्थिरांक मेरा क्या कहलाएगा, Kp। ठीक है, बट Kp का एक लिमिटेशन है आपका कि Kp केवल उन्हीं अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम एक गैस हो, क्योंकि आप आंशिक दाब बोल रहे हो और आंशिक दाब परिभाषित होता है केवल और केवल गैस के लिए। अगर गैस नहीं है अभिक्रिया में तो उस अभिक्रिया का Kp का व्यंजक में परिभाषित नहीं कर सकता हूं, है ना। तो सेकंड में लिख लेना हमारा कि यदि सक्रिय द्रव्यमान को है ना आंशिक दाब के पदों में, यदि सक्रिय द्रव्यमान को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाए, आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाए तो प्राप्त साम्यावस्था स्थिरांक, तो प्राप्त साम्यावस्था स्थिरांक Kp कहलाता है। ठीक है, K वापस क्या है आपका कांस्टेंट, और P का मतलब है यहाँ पर हमारा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और मतलब आंशिक दाब, तो अब उसे भी हम लोग P आंशिक दाब न लिख के, है ना, कि K आंशिक दाब न लिख के इंग्लिश में ही Kp लिखते हैं। आंशिक दाब की इकाई हमेशा किस में होगी हमारा, एटीएम में। और दूसरी चीज, है ना, अगर A का आंशिक दाब लिखना हो तो P और नीचे उसके आपका A लिखोगे तो Pa का तात्पर्य है A का आंशिक दाब। B का आंशिक दाब लिखना होगा तो Pb लिखोगे, है ना। B के आंशिक दाब की घात 2 लिखनी होगी तो फिर आप इसे ब्रैकेट के अंदर ऐसा करके लिखोगे ना, नॉर्मल ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट और नॉर्मल ब्रैकेट में अंतर ध्यान रखना, ये केवल घात के समय यूज होगा अगर घात 1 से ज्यादा हो तो, अदरवाइज तो आप सीधे केवल Pa भी लिख सकते थे। ठीक है ना, तो अगर मैं इसी अभिक्रिया को लेता हूं N2 गैस, है ना, प्लस 3H2 गैस, गैस हमारा 2NH3 गैस। तो अगर मुझे इसके Kp का व्यंजक लिखना हो तो मैं इसके Kp का क्या व्यंजक लिखूंगा ना, ऊपर आएगा PNH3 जिसका तात्पर्य है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, चूंकि कोफिशिएंट 2 है की घात 2, नीचे आएगा मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, है ना, इसकी घात 1 है तो मुझे ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनटू क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की घात 3। तो अब पूरे चैप्टर में हम लोग किसकी बात करेंगे, हमारा
केपी और केसी ना, आप लोगों को पता होगा, बट मेरा काम है कि एक एक चीज सब मैं आपको बताता चलूं। ठीक है, अब अगर जैसे मैं अगली चीज बात करूं, केपी केसी की इकाई क्या होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी इकाई की बात करूं, अभी मैंने आपसे बोला कि सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। ऊपर क्या आएगा, मोल प्रति लीटर की घात 2, नीचे मोल प्रति लीटर, और इधर मोल प्रति लीटर की घात कितना, 3। सही है, तो नीचे टोटल कितनी घात हो गई मोल प्रति लीटर की, 4। ऊपर कितनी थी, 2, नीचे से ऊपर गया तो नेट क्या हो गया हमारा, मोल प्रति लीटर की घात -2। ठीक है ना, तो हमें बार बार व्यंजक लिख के इकाई निकालने की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं इसको। कैसे, अगर मैं उपरोक्त अभिक्रिया के आपसे डेल्टा एन की बात करूं, डेल्टा एन का मतलब क्या होता है हमारा, डेल्टा किसको दर्शाता है, चेंज को, और एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, है ना, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में एन नंबर ऑफ मोल्स का ही सिंबल होगा। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है समेशन ऑफ एन पी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, माइनस समेशन ऑफ एन आर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये डेल्टा एन से हमारा तात्पर्य हो जाता है। ठीक है, और गैसीय अभिक्रिया होगी तो आप इसे डेल्टा एन जी भी बोल सकते हो, नीचे में क्या लगा दूंगा, जी मतलब गैस। समझे, तो अगर मैं उपरोक्त अभिक्रिया के डेल्टा एन का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट के तो कितने मोल है मेरे पास, केवल 2, एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, माइनस समेशन की जरूरत नहीं थी प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ 2 है, दोनों को सम करूं, इसका 1 और इसका 3, तो 2 माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया मान इसका, -2। इसलिए आप देखो कि अभी हमने जो इकाई की बात करी है ना, क्या इकाई आई थी हमारा, मोल प्रति लीटर की घात -2। तो मुझे बार बार व्यंजक से निकालने की जरूरत नहीं है, मैं जनरल सूत्र लिख लूंगा कि जनरल सूत्र होता है मोल प्रति लीटर की घात कितनी है हमारा, डेल्टा एन। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, डेल्टा एन है ना, जब आपका केपी की बात कर रहे हो तो आप बस डेल्टा एन जी इज्जत से बुलाना उसको थोड़ा सा, है ना, जी लगाते ही क्या हो जाती, इज्जत हो जाती ना, हिरवानी जी, अमित जी, बच्चन जी, है ना, तो डेल्टा एन जी बुलाएंगे, क्योंकि अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं तो अभी मैंने बोला, शायद मैं लिखाना भूल गया, लिखवा रहा हूं कि केपी केवल उन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम एक गैस हो, तो तब आप डेल्टा एन जी की बात करोगे। सूत्र वही है, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, बस इसमें भी इज्जत से क्या लगा दो, जी लगा दो, है ना, कि अब जो आप अंतर लोगे वो केवल किनका लोगे, गैस का। जैसे ये वाली अभिक्रिया हो जाए तो अगर मुझे डेल्टा एनजी को निकालना होगा तो मैं डी को उसमें शामिल नहीं करूंगा, मैं केवल किस किस को शामिल करूंगा, 2 और 3 को, तो 2 और 3 कितना हो गया मेरा, 5। ठीक है ना, और रिएक्टेंट साइड में मैं इसको शामिल नहीं करूंगा, केवल ए को शामिल करूंगा। तो जब आप डेल्टा एनजी लिखते हो तो आपको केवल गैस के बारे में बात करनी है, ये सूत्र हो जाएगा। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए तो अभी डेल्टा एन जी का मान भी कितना है आपका, -2, क्योंकि सब गैस है आपका, तो 2 माइनस 1 प्लस 3, तो इसलिए इसकी इकाई जो हो जाएगी हमारी, है ना, क्या हो जाएगी वो, एटीएम की घात -2। ठीक है, तो जो चीज मैं अभी भूल गया था, नीचे नोट बना के पहला तो लिख लेना। पहला चीज लिखना कि, है ना, केपी केवल उन अभिक्रियाओं के लिए, केपी केवल उन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा, केपी केवल उन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम एक गैस शामिल हो। केपी केवल उन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम केवल एक गैस
शामिल हो, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिना गैसीय अभिक्रियाओं के लिए Kp कभी भी आपका परिभाषित नहीं होगा, है ना। दूसरा आप जो लिखना है ना, लिख लेना Kp तथा Kc की इकाई। जनरल तो एक एक मैंने आपको व्युत्पन्न करके दिखा दिया। अब हम लोग बस सामान्य सूत्र लिख लेंगे, और सामान्य सूत्र ये है आपका कि Kc की इकाई जो होगी वो मोल प्रति लीटर की घात कितना आपका डेल्टा एन, ठीक है। डेल्टा एन मैंने सामने समझा दिया है। और इसी तरह से अगर आप Kp की इकाई की बात करोगे तो ये हो जाएगा क्या आपका एटीएम की पावर डेल्टा एन, है ना, और जी लगा देना तो बढ़िया बात रहेगा। तो इट इज एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, ताकि हमें ध्यान ही रहे कि Kp में हमेशा किसे लेना है, मुझे गैस को, है ना। तो इससे अब मैं किसी भी अभिक्रिया के लिए क्या कर सकता हूँ, Kp Kc की इकाई निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलो अगली चीज लिखना है हमारा Kp तथा Kc में संबंध। मान लीजिए कोई मैं जनरल अभिक्रिया ले ले रहा हूँ, 2A गैस प्लस B सॉलिड गिव्स C गैस प्लस D लिक्विड, है। सभी को शामिल कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब अगर आपसे इसके डेल्टा Ng की बात करूं, कितना होगा इसका डेल्टा Ng मेरा, ना मुझे इसको शामिल करना है ना मुझे इसको शामिल करना है ना। उत्पाद की तरफ एक केवल और माइनस अभिकारक की तरफ दो, तो डेल्टा Ng का मान कितना हो गया इसके लिए मेरा -1, है ना। डेल्टा Ng तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस अभिक्रिया के Kc का व्यंजक बताओ, तो अभी हमने रूल लिख लिया कि जब भी ठोस या द्रव गैस के साथ आएगा तो वो हमारे व्यंजक में शामिल नहीं होंगे। अगर आप लोगों को पुराना कुछ भूली बिसरी यादें हो तो CaCO3 सॉलिड किस किस में टूटता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, और इसके Kc में केवल क्या आता है, CO2 ही आता है। Kp में भी केवल क्या आता है, CO2, है ना। तो ये कांस्टेंट हो जाते हैं हमारे। तो अब अगर मैं Kc का व्यंजक लिखूंगा तो सिंपली C की सांद्रता बटे A की सांद्रता की घात कितना, 2, है ना। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बाकी 2 मिनट लगते हैं, तो छोटा सा डेरिवेशन भी बता रहा हूँ कि कैसे Kp में संबंध निकालूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं Kp का व्यंजक बताओ मुझे, तो आप क्या करोगे, Kp के व्यंजक के लिए ऊपर तो C का आंशिक दाब, नीचे है ना A के आंशिक दाब की घात 2। ठीक है, अब मुझे सांद्रता वाली स्थिरांक और प्रेशर वाले स्थिरांक में संबंध चाहिए, तो इसके लिए मुझे सांद्रता और प्रेशर में भी संबंध चाहिए। और चूंकि गैसीय अभिक्रिया है, हमारा अनादर्श गैस हो चुका है, मैंने बोल ही दिया है कि उस चैप्टर को छोड़कर बाकी कहीं भी गैस आएगी तो हम लोग उसे हमेशा क्या मान के चलेंगे, आदर्श, क्योंकि जब तक मुझे A और B के मान नहीं दिए जा रहे तब तक मेरी गैस हमेशा आदर्श होगी। और हमें A और B कुछ नहीं दिया गया तो मैं सीधे सीधे PV इक्वल टू क्या लगाऊंगा, NRT, ठीक है ना। चूंकि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, लास्ट क्लास में हमने बोला था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा किस तरह के पात्र में होगी, बंद पात्र, ठीक है ना। उसका कुछ आयतन होगा फिक्स, आपका V मान लो, और हर अभिक्रिया एक नियत तापमान पर होती है, तो T भी क्या है मेरा कांस्टेंट, R तो वैसे ही क्या है मेरा कांस्टेंट। तो अगर मैं पहले A के ऊपर इस फॉर्मूले को लगाऊं, है ना, आपको याद हो तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में मैंने बोला था आपसे कि रासायनिक साम्य में हम लोग इसे काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो आंशिक दाब कैसे निकाला था, A के लिए लगाओगे तो P की जगह तो PA, A का आंशिक दाब, आंशिक दाब से हमारा मीनिंग क्या था, अब उस पूरे पात्र में केवल क्या मान के चलना है मुझे, A भरी हुई है, ठीक है ना। तो PA इंटू V, मोल्स भी केवल किसके लूंगा, A के, इंटू क्या मेरा RT लिख सकता हूँ ये मैं। तो यहां से अगर मैं PA को निकालने जाऊं बेटा, तो PA बराबर क्या हो गया मेरा, Na बटे V इंटू RT,
ये भी लिख सकता हूँ। और Na/V क्या हो जाएगा हमारा, सांद्रता, किसकी सांद्रता, A की सांद्रता। तो अब मैं क्या इसे Pa बराबर A इंटू RT भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सांद्रता को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाते हैं। सही करा ये मैंने बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे ही A के बाद अगला चीज क्या है आपका C, B तो ठोस है, तो C के ऊपर अगर मैं समीकरण लगाता हूँ तो PC इंटू V बराबर NC इंटू RT, तो ये हो जाएगा हमारा PC बराबर NC बटे V इंटू RT, और वापस NC बटे V को क्या लिख सकता हूँ मैं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट C, ठीक है। तो इससे हमने PA को भी निकाल लिया, PC को भी निकाल लिया। अब मैं यहाँ से आगे यहाँ बढ़ रहा हूँ कि, है ना, PA तथा PC के मान KP में रखने पर, ठीक है। ये जो मैंने PA तथा PC के मान निकाले, अब इनको मैं KP में उठा के अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो देखो क्या होगा आपका, KP बराबर PC की जगह क्या लिख दिया मैंने, CRT, और PA की जगह क्या लिख दिया मैंने, ART की घात 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये मेरा, ये C नीचे A की घात 2 अलग कर दिया, ऊपर RT नीचे RT की घात 2, ये भी कर सकता हूँ। अब इससे क्या हुआ, ये चीज मेरे लिए क्या हो गई, अगर मैं C की सांद्रता बटे A की सांद्रता की घात 2 देखूं तो ये चीज मेरे लिए किसके बराबर हो गया, KC हो गया। तो इसका मतलब KP बराबर KC और इंटू RT की घात कितनी, -1, सही है। ये तो केवल इस अभिक्रिया के लिए, अब बार बार मैं ये सब तो ना करने जाऊंगा एग्जाम में, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया था कि वो जो -1 घात आ रही है वो क्या है आपकी अभिक्रिया का डेल्टा NG, मतलब सामान्य संबंध, जनरल किसी भी अभिक्रिया के लिए सूत्र निकालूंगा तो क्या सूत्र होगा मेरे लिए, KP बराबर KC RT की घात कितना, डेल्टा NG, है ना। ये संबंध भी केवल किन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा, केवल उनके लिए जिनमें गैस हो, इसलिए यहाँ पर मैं डेल्टा N नहीं बोलूंगा, डेल्टा NG बोलूंगा, क्योंकि अगर एक भी गैस नहीं हुई तो ये जो मैंने काम करा है PV इक्वल टू NRT, ये सही नहीं होगा, गैस के लिए तो क्या होगा ये संबंध सही, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग नीचे इन जनरल मतलब सामान्य सूत्र लिख सकते हैं, और जनरल सूत्र क्या हो गया मेरा, KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा NG, तो ये हमारा KP और KC के मध्य संबंध है। तो इससे मुझे अगर KP पता है तो अब मैं KC भी निकाल सकता हूँ, और KC पता है तो KP भी। यहाँ पर इतना ध्यान देने लायक जरूर है कि R का मान क्या रखोगे यहाँ पर आप, R का कौन सा मान रखोगे, है ना, 0.082 वाला। क्यों, R की खूब सारी इकाई होती है ना, क्यों ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपने इधर दाब किस में लिया, ATM में, और इधर मोल प्रति लीटर। तो अगर आपको 0.082 की इकाई पता हो तो इसकी इकाई होती है ATM लीटर प्रति मोल कैलोरी, है ना। और हम लोग इसे 0.082 ना लेके सवालों में सरल करने के लिए या तो 0.08 ले लेना या फिर 1/12 ले लेना, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, ताकि हमें तो रफ आंसर निकालना है। तो एक चीज ये ध्यान रखना, तापमान तो हमेशा किस में रखोगे आप, अपना केल्विन में ही रखोगे, ठीक है ना। अब डेल्टा NG 3 तरीके का हो सकता है भैया, डेल्टा NG 0 भी हो सकता है, डेल्टा NG पॉजिटिव भी हो सकता है, और डेल्टा NG नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर डेल्टा NG 0 है तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, KP किसके बराबर होगा मेरा, KC के। अगर डेल्टा NG पॉजिटिव है तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा मेरा, KP बड़ा हो जाएगा किससे, KC। और अगर डेल्टा NG नेगेटिव हो गया तो इसका तात्पर्य हो गया KP मेरा KC से छोटा हो जाए, ठीक है ना। तो हमें KP KC क्या होते हैं, इनकी इकाइयां क्या होती हैं, तथा इनमें संबंध क्या होता है, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए।
ओके, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए है ना केपी केसी के व्यंजक, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए केपी केसी के व्यंजक है ना, कॉमा उनकी इकाई है ना, कॉमा उनकी इकाई है ना, तथा केपी केसी में संबंध लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए केपी केसी के व्यंजक, कॉमा उनकी इकाई तथा केपी केसी में संबंध लिखिए। H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस। पहली अभिक्रिया ये दी मैंने आपको छोटी सी, ठीक है ना। दूसरा मान लो मैं दे रहा हूँ CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तीसरी मान लो मैं दे रहा हूँ आपसे H2O लिक्विड H2O वेपर। CH3COOH लिक्विड plus C2H5OH liquid gives CH3 COOC2 liquid plus H2O liquid। पांच छोटी सी अभिक्रियाएं लिखी हुई है। क्वेश्चन है आपका केपी केसी की व्यंजक, केपी केसी की इकाई तथा केपी केसी में संबंध, है ना। मगर जिस दिन मैं ये ठान लूं ना कि मुझे सिलेक्ट होना ही है, तो उस दिन दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। बट हम ठानते ही नहीं यार, हमारे मन में क्या होता है कि द्वंद्व चलता रहता है कि यार वास्तव में क्या मैं पास हो जाऊंगा, है यही बस सोचते रहते हैं। क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ बेटा ना, 12वीं तक मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा हूँ। बस मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, इंजीनियरिंग करेंगे तो IIT से ही करेंगे, बस इतना ठान लिया था मैंने। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें पहली अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा हमारा, केसी का व्यंजक HI की घात 2 बटे H2 इंटू I2 हो गया होगा ये तो सभी का। केपी का व्यंजक क्या हो जाएगा हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर बटे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, ठीक है ना। अब अगर मैं इकाई की बात करूं तो इकाई के लिए जब भी गैसीय अभिक्रिया आ जाए तो सीधे डेल्टा Ng निकालो, और कितना हो गया इसका डेल्टा Ng 0, ठीक है। 2 माइनस 1 प्लस 1 मतलब न तो केपी की कोई इकाई होगी न ही आपका केसी की कोई इकाई होगी, दोनों इकाई रहित हो गए। और संबंध क्या हो गया दोनों के बीच में, केपी बराबर केसी, है ना। तो मैंने अभी सामने बताया कि डेल्टा Ng 3 तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। अब अगर इस अभिक्रिया की बात करूंगा, चूंकि ये ठोस है ये भी ठोस है, मुझे इन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं सीधे डेल्टा Ng पे जाऊंगा। तो डेल्टा Ng 1 माइनस 0 मतलब कितना हो गया 1, ठीक है। और ठोस अकेला या द्रव अकेला या ठोस द्रव दोनों आ जाएं गैस के साथ, कभी भी उनको हम लोग व्यंजक में शामिल नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट रहते हैं और वो इसी कांस्टेंट में शामिल भी हो जाते हैं, तो हमें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए केसी का व्यंजक लिखना होगा तो केवल CO2 की सांद्रता, केपी का व्यंजक लिखना होगा तो CO2 का आंशिक दाब। अब अगर केसी की इकाई लिखनी होगी तो मोल प्रति लीटर, केपी की इकाई लिखनी होगी तो केलेटियम, और संबंध लिखना होगा तो केपी बराबर केसी इंटू
RT, क्योंकि डेल्टा Ng की घात मेरा 1 है, ठीक है ना। अगली अभिक्रिया भौतिक साम्य हो गया। जल का क्या है आपका वाष्पीकरण। मैंने बोला था कि हम लोग दो तरह के साम्य पढ़ेंगे। 99% केसेस में तो हम रासायनिक साम्य ही पढ़ेंगे, परंतु 1% केस में भौतिक साम्य। और भौतिक साम्य में क्या होता है, अवस्था का परिवर्तन। ये L है मतलब लिक्विड, ये V है मतलब वेपर। तो द्रव अवस्था से वो किस अवस्था में जा रहा है, वाष्प अवस्था। मतलब जल का क्या हो गया आपका वाष्पीकरण, जो एक नियत तापमान पर होता है। वापस L से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इस अभिक्रिया के डेल्टा Ng की बात करूंगा तो वो फिर से मेरे लिए 1 - 0 मतलब 1, क्योंकि V मतलब वेपर, वेपर मतलब गैस, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं आप Kc का व्यंजक की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 है ना, इसमें V जरूर दिखा देना कि ये वेपर है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। Kp की बात करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, इसमें V लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आंशिक दाब केवल गैस का ही होता है, ठीक है ना। सांद्रता तो सबकी हो सकती थी। इसी तरीके से अगर इकाई की बात करें तो Kc की इकाई पुनः मोल प्रति लीटर, Kp की इकाई क्या मेरा ATM, और Kp Kc में संबंध क्या हो जाएगा, Kp बराबर Kc इंटू RT, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जेई मेंस में तो पूछ लेता है। हम लोग मेंस और एडवांस दोनों को देख रहे हैं यहाँ पर। अगला जैसे बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या आप मैं डेल्टा Ng की बात करूंगा, नहीं, इसके लिए मैं बात करूंगा किसकी, डेल्टा N की, समझे। डेल्टा Ng तो तब आएगा जब क्या हो आपके पास गैस हो, ठीक है ना। यहाँ पर गैस कोई भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ के डेल्टा N की बात होगी। और डेल्टा N भी इस अभिक्रिया का कितना है मेरा 0। तो अब अगर मुझसे Kc का व्यंजक बोला जाए, क्या होगा Kc का व्यंजक। कई लोगों ने तो 1 ले लिया होगा। 1 कितने लोगों ने लिया है, किसी ने नहीं लिया है। 1 क्यों, बच्चा बोलता है सर आपने तो बोला द्रव को कितना ले लेना 1। ये कॉमन मिस्टेक करता है बच्चा। मैंने द्रव तब बोला था जब गैस के साथ, अगर गैस नहीं है तो आपको सबकी सांद्रता लिखनी है, ध्यान देना। तो आपको चारों की सांद्रता लिखनी है, एस्टर की सांद्रता इंटू H2O की सांद्रता बटे एसिटिक अम्ल की सांद्रता और C2H5OH की सांद्रता, है ना। तो कई बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि 1 ले लेते हैं तुरंत, कि सर आप ही ने तो बोला था। मैंने बोला है द्रव के साथ गैस होगा, पूरी द्रवीय अभिक्रिया है द्रव अवस्था में, तो सबकी सांद्रता होगी। Kp का व्यंजक क्या लिखूंगा, होगा ही नहीं, है ना। तो कई लोगों ने Kp का व्यंजक लिख दिया होगा, लिखा है किसी ने, जवान तो है नहीं, गूंगे बहरे हो तुम लोग, है ना, डायनासोर की तरह, है ना। तो Kp का क्या व्यंजक होगा मेरा, यहाँ पर कोई भी व्यंजक नहीं होगा। Kp क्या बोलूंगा मैं, इनफैक्ट परिभाषित ही नहीं है। क्यों, क्योंकि पूरी अभिक्रिया हमने लिख लिया Kp केवल उन अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम एक गैस हो, ठीक है ना। तो अब Kc की इकाई की बात करूं तो कोई भी इकाई नहीं होगा, तो ये इकाई रहित है। और Kp की बात ही नहीं होगी तो Kp Kc में मुझे संबंध बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी संबंध केवल उनके लिए परिभाषित होगा जिनमें कम से कम एक गैस हो, ठीक है ना। अब ये भी अभिक्रिया ऐसी टेढ़ी मेढ़ी अभिक्रियाओं से बच्चा खूब कंफ्यूज होता है ना। आपने नीले तोते का नाम सुना होगा, क्या होता है नीला तोता, CuSO4.5H2, ठोस अवस्था में होता है। और जब ये वाष्प को लूज करना चालू करता है तो पहले 2 अणु सबसे पहले निकल के CuSO4 डॉट किस में आता है 3H2, फिर 2 अणु और लूज करके डॉट H2O, फिर आखिरी अणु लूज करके CuSO4। जो नीला कलर होता है वो CuSO4.5H2O की वजह से होता है। जब CuSO4 अलग हो जाएगा तो वो सफेद कलर का हो जाता है वापस, ठीक है आपका। तो ये उसी का एक पार्ट है, एक छोटी सी अभिक्रिया इसके ऊपर भी बना दी। क्योंकि ये भी ठोस ये भी ठोस, मुझे इन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मैं डेल्टा Ng की बात करूंगा, ठीक है, तो डेल्टा Ng 0 - 2, प्रोडक्ट साइड में कोई भी नहीं है और उधर आपका -2 हो गया। Kc के व्यंजक की बात करोगे तो इट विल बी H2O की सांद्रता की घात 2, है ना। यहाँ पर V वगैरह आप लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया है ना। यहाँ पर V वगैरह लिखने की क्यों नहीं जरूरत है मुझे, क्योंकि एक ही H2O है ना।
यहाँ पे तो v इसलिए लिखा था क्योंकि 2 H2 होते, तो बताना थोड़ा जरूरी था। यहाँ पर एक ही H2 है, तो 1/H2O की घात 2। Kp के व्यंजक की बात करूंगा तो 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की घात 2, चूंकि डेल्टा Ng2 है तो Kc की इकाई आपकी मोल प्रति लीटर की घात -2, Kp की इकाई आपकी ATM की घात -2, और Kp Kc में संबंध क्या हो जाएगा, Kp बराबर Kc इंटू RT की घात। ठीक है ना। तो इस तरह के छोटे मोटे आपके क्वेश्चन आते हैं कि Kp Kc की इकाई के ऊपर। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो। किसी अभिक्रिया के लिए Kp का मान 227 डिग्री सेल्सियस पर, किसी अभिक्रिया के लिए Kp का मान 227 डिग्री सेल्सियस पर 40 ATM स्क्वायर है। ठीक है, हमसे कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समान ताप पर Kc का मान ज्ञात करो। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समान ताप पर Kc का मान ज्ञात करो, और आपको वो खुद ही बोल रहा है कि R का मान 0.08 ले लीजिएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कितना, 1/40 है ना। मैंने आपको Kp का मान दिया है 40 ATM की घात 2, तो इससे सबसे पहले आपको क्या आइडिया ले लेना है अपना डेल्टा Ng, है ना। अब इसमें भी कई बच्चे ये बोलते हैं सर अभिक्रिया तो दी नहीं आपने, मुझे अभिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल किसकी जरूरत पता होना चाहिए था, डेल्टा Ng। वो मुझे यहाँ से दिख गया है कि अगर इसकी इकाई 2 है तो डेल्टा Ng 2 हो गया है, और अगर डेल्टा Ng 2 हो गया है तो क्या संबंध हो जाएगा मेरा, Kp बराबर Kc RT की घात 2। ये मैंने आपको 40 दे ही दिया है, Kc R मैंने खुद ही बोल दिया है कितना ले लो, 0.08, और T की बात करूंगा अगर तो तापमान हो गया मेरा कितना, केल्विन में लेना है, मैंने अभी बोला 500, तो मैंने 0.08 इसलिए दिया है कि 0.08 इंटू 500 हो जाएगा मेरा कितना, 40, तो 40 का स्क्वायर, इसलिए Kc हो गया मेरा 1/40 मोल प्रति लीटर की घात 2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, Kp दे दिया, Kc पूछ लिया, और एक आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको ये एक समीकरण दिया गया है, log Kp माइनस log Kc प्लस 2 log RT इक्वल टू 0, और हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन अभिक्रियाओं के लिए यह समीकरण सही है। एक समीकरण लिखा हुआ है लॉग के रूप में आपसे, तो आखिरी टाइप के Kp Kc के क्वेश्चन
तो केपी केसी के हर तरह का एक एक क्वेश्चन ने बता दिया है कि यह समीकरण निम्नलिखित में से किन अभिक्रियाओं के ऊपर लागू होगा। है ना, क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री है, गणित की चीजें यूज कराता है, पहले इसको क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं। है ना, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग केपी प्लस प्लस वाली टर्म एक तरफ ले लूं, लॉग है ना 2 log RT को क्या मैं RT की घात 2 भी लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा मेरा लॉग KC, ये भी लिख सकता हूँ। अब log A प्लस log B किसके बराबर हो जाएगा मेरा, log AB, मतलब log ऑफ KP इंटू RT की घात 2 बराबर log KC। ठीक है, और अब मैं क्या करूं, log log हटा दूं दोनों तरफ से, इसका मतलब KP बराबर क्या हो गया मेरा KC, और ये जो RT की घात 2 था ये उधर जाकर कितना हो गया मेरा -2। ठीक है, तो इस तरह के अब एडवांस लायक क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया हमारा कि डेल्टा NG का मान कितना हो गया मेरा -2। बस इतना सा आपको करना था कि आपको पहले डेल्टा NG को समझ लेना था इस संबंध से कि डेल्टा NG का मान कितना हो रहा है। अब चेक कर लो किन किन अभिक्रियाओं के लिए हो रहा है। तो एक तो पहली अभिक्रिया के लिए हो रहा है डेल्टा NG का मान -2, है ना, 2 - 1 + 3। अगली अभिक्रिया के लिए भी डेल्टा NG का मान कितना हो रहा है -2। ये तो सॉलिड है तो 0, तो 1 + 1 आपका 2। ठीक है ना, नेक्स्ट अभिक्रिया के लिए अगर मैं देखूंगा तो डेल्टा NG का मान मेरा +2 है। ठीक है ना, 3 और 1 4, 4 में से 2 चले गए। और लास्ट अभिक्रिया के लिए देखूंगा तो 1 + 2 3, ई को तो गिनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इधर से 1 गया, तो आखिरी वाली के लिए भी डेल्टा NG का मान कितना है मेरा 2। समझे, तो इसलिए एट प्रेजेंट मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ये भी। हाँ? अगर मैं +2 log RT को -2 log RT कर देता तो क्या हो जाता, तब CD उत्तर हो जाते, है ना, क्योंकि तब ये उधर जाके RT की घात कितना हो जाता है मेरा 2 हो जाता। तो ऐसा वो कोई भी संबंध आपसे बनाकर दे सकता है। ठीक है, तो ये तो छोटे मोटे टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। अब हमारे बड़े लेवल के, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा मेन काम है किसको ज्ञात करना, केपी केसी को। अभी तो केवल संबंध बता रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब आप हेडिंग डाल लो हमारा केपी तथा केसी की गणना। कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, है ना। अब इसको हम लोग 3 भागों में करेंगे। पहला भाग है आपका समांगी गैसीय अभिक्रिया, जिसे मैं HGR लिखूंगा शॉर्टकट में, आप भी यही लिखना। समांगी मतलब होमोजेनियस, गैसीय मतलब गैसेस, अभिक्रिया मतलब क्या आपका रिएक्शन। तो हम लोग इसे शॉर्टकट में अब क्या लिखेंगे, HGR। ठीक है, मैं सीधे क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, है ना। इसमें भी 3 केस करेंगे हम लोग। केस 1, टोटल 3 तरह की अभिक्रियाओं के लिए मुझे करना है। उसका पहला केस है समांगी गैसीय अभिक्रिया। समांगी गैसीय अभिक्रियाओं के 3 केस होंगे। पहला केस डेल्टा NG कितना हो जाए, 0। डेल्टा NG 0 से क्या तात्पर्य है मेरा, KP बराबर KC, तो ठीक है। दूसरा जनरल मीनिंग क्या है, इस अभिक्रिया में मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा NG 0 वाली अभिक्रिया में 10 मोल अभिकारक के खत्म हो रहे हैं, तो उत्पाद के कितने मोल बनेंगे, 10 ही, क्योंकि तभी डेल्टा NG कितना रहेगा, 0, है ना। या मैं बोलूं कि डेल्टा NG 0 वाली अभिक्रिया के लिए प्रारंभ में अगर 50 मोल थे, तो साम्य अवस्था पर कितने मोल होंगे, साम्य अवस्था पर भी 50 ही होंगे, क्योंकि इनमें मोलों की संख्या में
कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। बस इतना जरूर होगा कि शुरुआत में 50 मोल केवल किसके होंगे, अभिकारक के, और साम्य अवस्था पर 50 मोल किसके होंगे, अभिकारक भी और उत्पाद भी, क्योंकि अभिक्रिया पूर्ण तो हो नहीं सकती, कुछ न कुछ अभिकारक भी बचेगा और कुछ न कुछ उत्पाद बन चुका होगा, परंतु यहाँ पर मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। ऑब्जेक्टिव में कभी आपसे पूछे ना कि शुरुआत में अभिकारक के 10 मोल है, तो बाद साम्य अवस्था पर अभिकारक और उत्पाद के मोल बताओ, तो एक शॉर्टकट तरीका यही है कि पहला ऑप्शन तो ये देख लेना कि मोलों का योग जो होना चाहिए दोनों का वो वापस 10 ही होना चाहिए। हो सकता है ऐसा एक उत्तर हो, तो व्यारे न्यारे टिक करो और आगे बढ़ो। तो ये छोटे छोटे हमें हर अभिक्रियाओं की जानकारी हो तो हम शॉर्टकट अपने खुद बना सकते हैं। तो डेल एन जी 0 में लिख लेना कि है ना अभिक्रिया जिसमें मोलों की संख्या में अभिक्रिया जिसमें मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात n इनिशियली किसके बराबर हो जाएगा हमारा, n इक्विलिब्रियम। देख सकता हूं जितने शुरुआत में होंगे उतने ही साम्य अवस्था, है ना। अब हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ना दो तरह के, या तो केपी केसी के आंकिक मान की गणना कराएगा, या छोटी छोटी अभिक्रियाओं के लिए केपी केसी के व्यंजक भी पूछ सकता है कि इस अभिक्रिया का व्यंजक मतलब केवल घात वाला नहीं कि NH3 की घात 2 और H2 की घात 1, ऐसा वाला नहीं, A और B के पदों में। तो एक छोटे से क्वेश्चन के रूप में करवा रहा हूं, लिखो, है ना, छोटा a, छोटा वाला a लिखना, A मोल H2, छोटा वाला a लिखना, A मोल H2 तथा B मोल I2 के एक V लीटर के बंद पात्र में A मोल H2 तथा B मोल I2 को एक V लीटर के बंद पात्र में T केल्विन तापमान पर लिया गया। बंद पात्र में T केल्विन तापमान पर लिया गया, ठीक है। यदि H2 के X मोल साम्य अवस्था पर वियोजित होते हैं तो ये अभिक्रिया दी गई बेटा, है ना, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, है ना। तो H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस अभिक्रिया के लिए Kp Kc का व्यंजक A, B तथा X के पदों में ज्ञात करो। तो अभिक्रिया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI गैस के लिए Kp Kc का व्यंजक A, B तथा X के पदों में ज्ञात करो, है ना। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सभी अब बोर्ड पर देखें। और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो इतना फर्क हो जाएगा, अगर आप ये व्यंजक लिखना सीख गए ढंग से बनाना तो आपसे हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या फर्क होगा, A, B और X का क्या दिया होगा, मान दिया होगा, B का भी मान दिया होगा और T का भी मान दिया होगा। तो अगर मुझे व्यंजक निकालना आते हैं तो मैं केवल उनमें क्या करूंगा, पुट करूंगा, ठीक है ना। तो आप सभी बोर्ड पर देखें कैसे करना है। सबसे पहला पद, है ना, ये लिखने की जरूरत आगे नहीं है, बस कि मैं समझाने के लिए पहली बार लिख रहा हूँ। T इक्वल टू 0 से क्या तात्पर्य होता है, जब मैंने अभिक्रिया को शुरू करा, अब मुझे क्या क्या दिया गया है ना, इसी तरह से एक के नीचे एक, इसके A मोल, I2 के B मोल, और प्रारंभ में HI के कितने मोल होंगे, 0, ठीक है। कुल मोल कितने हो गए आपके पास, A प्लस B। अब अगर मैं साम्य अवस्था की बात करूं, मैंने आपसे बोला ही था कि हम लोग सीधे 0 के बाद साम्य अवस्था, उसने खुद ही जानकारी दे दी कि H2 का कितने मोल वियोजित हुए, X। अगर इसके X मोल वियोजित हुए हैं तो बचेंगे कितने मोल्स, A माइनस X। I2 के कितने मोल वियोजित होंगे, X ही होंगे, क्योंकि किस रेशो में है, 1:1, तो बचेंगे कितने, B माइनस X। HI के कितने मोल्स बनेंगे,
2x, है ना। अगर आपको इनमें कंफ्यूजन हो ना तो हमेशा ध्यान रखा करो गुणांक के रूप में लिखा करो। इसका गुणांक कितना है? 1, 1 और 2। तो x वाले जो पद आएंगे वो x और क्या आएंगे 2x, ताकि कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं। अगर 1 2 3 होता तो x 2x और 3x, ताकि मुझे कभी भी सोचने की जरूरत ना पड़े। और अभिकारक की तरफ क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा क्योंकि अभिकारक खत्म हो रहा है। क्या होता अगर प्रारंभ में इसके c मोल में दे देता तो इसके क्या लिखते आप c प्लस 2x। आ रही मेरी बात समझ में? प्लस एक और अच्छी चीज हो जाती, तब मुझे अभिक्रिया की दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी होता। क्यों? अभी तो मुझे पता है कि ये शून्य है तो अभिक्रिया केवल किस दिशा में जा सकती है, अग्र दिशा में। परंतु अगर वो c होता तो हमने एक गुणधर्म लिखा था कि साम्य किसी भी दिशा से स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जा रही हो, या ये भी हो सकता है अभिक्रिया अग्र दिशा, है ना। वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं शून्य ले रहा हूँ। इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखो जोड़ लो, टोटल मोल कितने हो गए, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x, कितने हो गए a प्लस बी। यही मैंने आपको बताया कि जितने प्रारंभ में मोल होंगे उतने ही साम्य अवस्था पर मोल होंगे। ये दो पद हो गए बेटा। अब मुझे निकालना है किसका व्यंजक, केसी का। केसी के लिए मुझे किसकी जरूरत है, सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो तीसरे पद में वो निकालूंगा। और सांद्रता क्या होती है, मोल बटे आयतन। तो मैं a माइनस एक्स को किससे भाग दे दूं, v से। मैं b माइनस एक्स को भी किससे भाग दे दूं, v से। और मैं 2x को भी किससे भाग दे दूं, v से। तो मैं सामने ही इसके केसी का सांद्रता पता पड़ गई। क्या व्यंजक होगा केसी का इसका नॉर्मल पदों में, HI की सांद्रता की घात 2। मतलब डायरेक्ट लिख दूं बेटा, टाइम भी तो बचाना है ना, मैं 2x बटे v का होल स्क्वायर। नीचे H2 की सांद्रता मतलब a माइनस एक्स बटे v, और फिर I2 की सांद्रता मतलब b माइनस एक्स बटे v। v क्या हो गया आपका, कैंसिल, है ना। ध्यान देना, अभी से रूल बता दे रहा हूं, केसी के व्यंजक में v का पद आएगा। ठीक है, कहा v का पद आना होगा तो केवल किसके व्यंजक में आएगा, केसी में, क्योंकि v मतलब आयतन, आयतन का संबंध किसके साथ है बेटा, सांद्रता। तो अगर आना होगा तो v में आएगा। और कब आएगा, तब आएगा जब ऊपर नीचे की पावर सेम ना हो। अभी ऊपर की पावर कितनी है, नीचे की भी 2 ही हो गई, तो हमेशा आयतन ऐसी अभिक्रियाओं में कैंसिल ही होगा ऊपर नीचे से। इसलिए आप देख लो v कैंसिल भी हो रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया मेरा, 2x का होल स्क्वायर बटे a माइनस एक्स इंटू बी माइनस। ठीक है ना, 3 पदों में देख लो, और यही 3 पदों में इस चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप बस इतना है कि कभी वो केसी अज्ञात करेगा। अभी जैसे मैंने आपको a b और किसका मान दे दिया, x, पूछा किसका मान है, केसी। उल्टे तरह के सवाल हो सकते थे, मैं केसी दे देता, a और b दे देता, और बोलता कि साम्य अवस्था पर सभी के मोल बताओ। तब मुझे क्या करना पड़ता भैया, इसी तरीके से बस किसका मान निकालना पड़ता, x का। तीनों के क्या पता पड़ जाते मुझे, मोल। चूंकि डेल एन जी 0 वाली अभिक्रिया है, तो चाहूं तो मैं तुरंत लिख सकता हूं कि केपी और केसी क्या होंगे, बराबर। परंतु मैं पहला चीज है तो एक बार दिखाना चाहता हूं। ये सांद्रता तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब केपी के लिए क्या चाहिए बेटा, आंशिक दाब। तो आंशिक दाब के लिए पहले मैं डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर का नियम इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है। आंशिक दाब का क्या सूत्र था हमारा, मोल भिन्न mf इंटू कुल दाब। तो इसलिए मैं तीसरे पद में पहले मोल भिन्न निकाल रहा हूँ। चौथे पद में H2 की मोल भिन्न कितनी होगी, a माइनस एक्स बटे a प्लस बी। I2 की मोल भिन्न कितनी होगी, b माइनस एक्स बटे a प्लस बी। HI की मोल भिन्न कितनी होगी, 2x बटे a प्लस बी, है ना। अब इन मोल भिन्नों को मैं किससे गुणा कर दूं, कुल दाब। अब कुल दाब तो दिया ही नहीं है, कैसे करूं। तो भैया पीवी इक्वल टू एनआरटी, जब आपकी जरूरत हो तब यूज करो। जब भी गैस हो आपके पास, आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी को यूज करने से, है ना, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आपको यूज करना है। पी आपको निकालना है कुल दाब, तो उसके लिए आप एन मतलब कुल मोलों की संख्या कितनी रखोगे, ए प्लस बी। आर तो नियत ही है, टी मैंने इसे सवाल में दे दिया है, और वी भी मुझे पात्र का आयतन पता है। तो इससे मेरा कुल दाब आ जाएगा, जिसे मैं अभी पी ही लिख रहा हूं। तो अब अगर मैं आंशिक दाब लिखूं तो H2 का आंशिक दाब कितना हो गया, है ना। ये पूरा इसलिए बताना जरूरी है कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें
केवल बोलेगा कि ए मोल इसके हैं, बी मोल इसके हैं, एक्स मोल अगर वियोजित हो गए और साम्य अवस्था पर दाब P है तो बताओ H2 का आंशिक दाब कितना होगा। ये जो मैं चीजें करवा रहा हूँ इनमें से किसी के भी व्यंजक आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो H2 के आंशिक दाब का व्यंजक क्या हो गया, a माइनस एक्स बटे a प्लस बी इंटू पी। B2 के लिए क्या हो गया, है ना। अब P को मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बेटा, बड़ा हो जाएगा ना, तो हम लोग P ले रहे हैं, निकाल लिया सामने, और इंटू क्या आपका 2x अपॉन, यही चीज मैंने आपको अभी बताई कि अगर आयतन आना होगा तो किसके व्यंजक में आएगा, Kc, और दाब आना होगा तो किसके व्यंजक में आएगा, Kp। परंतु डेल्टा एन जी जीरो वाली अभिक्रियाओं के लिए ना आयतन आएगा ना दाब, कैंसिल ही होना है, ठीक है ना। तो अब अगर इसमें लिखूं, इसका व्यंजक क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर, मतलब 2x अपॉन a प्लस बी इंटू पी, HI के आंशिक दाब की घात 2, नीचे क्या आएगा मेरा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी, ठीक है, और इंटू b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी, है ना। पी स्क्वायर देख लो क्या हो गया आपका, कैंसल, a प्लस बी की घात 2 भी कैंसल, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2x अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 2x का होल स्क्वायर, है ना। तो मैंने तो वैसे ही डायरेक्ट में चाहता तो बोल सकता था, बोल भी दिया था, परंतु कभी कभी वो आंशिक दाब वगैरह के व्यंजक पूछता है। तो ये हमारी 5 लाइनें हैं, इससे रासायनिक साम्य का कोई भी सवाल क्या हो जाएगा आपसे हल हो जाएगा। आ गया समझ में सभी को, तो खत्म हो गया चैप्टर बेटा, बस एक टर्न और लूंगा और क्या, अगर ये आ गया तो बस यही करना आप पूरे चैप्टर में। तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पेपर होगा उसमें मुझे एक सवाल को करने के लिए कितना समय मिलेगा, 2.5 मिनट या 3 मिनट अधिकतम। और ये अगर मैं इतना बड़ा करने चले गया है तो क्या मेरा सवाल हल होना संभव है, नहीं। तो अब आपको JH हिरवानी बाबा की शरण में आना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हम लोग हर रिएक्शन के लिए KP KC का व्यंजक मात्र 2 लाइनों में निकालेंगे बेटा, है ना। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब भाषण दे दिया, अब ये केवल 2 लाइनें, आगे नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, इसी से हमारा काम शॉर्टकट में आसान होगा। और अब कितनी भी अभिक्रियाओं के लिए, है ना, 3-4 तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, इन 2 लाइनों को तो हम तुरंत लिख सकते हैं, अभिक्रिया दिया होगी बस। और आपको करना है क्या बेटा, KC देख लो, इसके मोल ऊपर जाने हैं तो मतलब 2x का होल स्क्वायर बटे H2 के मोल नीचे a माइनस एक्स, I2 के मोल नीचे b माइनस एक्स, क्लियर, देख लो सामने यही आ रहा है। और आयतन को खुद ही सोच लेना है आपको कि आयतन कहाँ आएगा भैया, मैंने क्या बोला, ऊपर भी घात 2 नीचे की घात 2, मतलब आयतन कहीं नहीं आएगा। बस आयतन के लिए घात देखना है आपको कि ऊपर पावर कितनी है, नीचे पावर कितनी। अगर ऊपर घात 3 होती तो आयतन 1 आता बट नीचे, क्योंकि दोनों तरफ घात क्या होनी चाहिए, बराबर। और अगर नीचे 3 होती ऊपर 2 होती तो ऊपर चले जाता। तो आप किसी भी अभिक्रिया के लिए 2 लाइनों में धड़ से लिख सकते हो, ठीक है ना। KP के लिए भी यही चीज है, पहले तो मोल लिख दो 2x का होल स्क्वायर बटे a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये तो आना ही आना है KP में भी। अब KP में आना है ऊपर क्या आपका दाब, मतलब दाब आना है, दाब आएगा कि नहीं आएगा वो भी किससे पता पड़ेगा आपको, घात से, ठीक है। चूंकि यहाँ पर घात क्या है, ऊपर नीचे समान है, इसलिए न दाब आएगा न कुल मोलों की संख्या आएगी, है ना। और अगर कोई अभिक्रिया ऐसी होती, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कि मान लो ये 3 होता तो डेफिनेटली आयतन कहाँ आता बेटा, नीचे। अगर V नीचे आएगा घात कितनी रहेगी, 1, वो कैसे पता पड़ी, 1 और 1 2 ऑलरेडी थी तो 1 यहाँ पर। तो अगर V नीचे आया है भैया, KP आने का मतलब अभिक्रिया किस तरह की होगी, गैसीय अभिक्रिया। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए आयतन और दाब समानुपाती होते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर V नीचे आया है तो डेफिनेटली P ऊपर ही आएगा, और घात कितनी रहेगी उसकी भी 1 ही रहेगी, और कुल मोलों की संख्या जो भी होगी वो कहाँ आ जाएगी, नीचे, क्योंकि आंशिक दाब के लिए P और कुल मोलों की संख्या अपोजिट है, एक ऊपर आएगा तो दूसरा नीचे आएगा। तो इस तरीके से आप 2 लाइनों से किसी भी अभिक्रिया का क्या लिख सकते हो, व्यंजक, जो मैं आपको 3-4 और प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग सेकेंड अभिक्रिया लेते हैं, है ना, A गैस प्लस 2B गैस, गैस 3C गैस, है ना। अब मुझे गैस भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हेडिंग ही डाल दी थी, समांगी
गैसीय अभिक्रिया है ना, बट लिख दिया। तो अगर दो अभिकारक हैं बेटा, ए बी खुद ही मान लो, तीन होंगे तो ए बी सी मान लेंगे, चार होंगे तो ए बी सी डी, एक होगा तो एक, क्योंकि आपको एक बता के मैं तीन चार प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत किसी को? सब बोलना पड़ेगा, जो नहीं बोलेगा कीड़े पड़ेंगे उसको। अगली स्टेप क्या लिखोगे अब आप यहाँ पर? ए माइनस एक्स, अगली टू है तो बी माइनस टू एक्स, और थ्री है तो थ्री एक्स, खत्म। इसमें भी देख लो प्रारंभ में मोल कितने हैं, ए प्लस बी, और अभी भी मोल कितने हैं, ए प्लस बी। अब चूंकि मेरा डेल्टा एन जी जीरो है तो अब मैं बार बार केपी केसी को अलग अलग नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा केपी बराबर केसी, और जो किसके बराबर हो गया, 3x का होल क्यूब बटे नीचे क्या, a माइनस एक्स और इंटू b माइनस 2x का होल स्क्वायर। आ रही मेरी बात समझ में? बस ये दो लाइनों में आप किसी भी अभिक्रिया का, तीन लाइनों में केपी केसी का व्यंजक लिख सकते हो। अब मैं दो तीन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, करो जल्दी से। हाँ करें। पहले वाले का क्या होगा हमारा? आप बोलोगे तो ही लिखूंगा मैं पागल तो ना, मेरे को तो ना देनी हिस्सा लाइटी। हाँ, ए जीरो जीरो, सेकेंड स्टेप ए माइनस एक्स है एक्स बाय टू, तो इसलिए के पी बराबर के सी बराबर एक्स बाय टू की पावर हाफ इंटू एक्स बाय टू की पावर हाफ अपॉन। सवाल में भी आपको बता ही दे रहा हूँ अभी से, बस इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज अननोन करेगा भैया। कभी केसी अननोन करेगा, कभी ए को भी अननोन कर सकता है ना, कि साम्य अवस्था पर अगर N2 के 5 मोल बने, अभिक्रिया का केसी इतना है, तो बताइए प्रारंभ में कितने मोल लिए गए थे। तो अब मुझे एक्स पता है, केसी पता है, क्या अज्ञात बचेगा ए, और ये सिंपल से ही है ना, रेखीय समीकरण हो गया, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा एक्स बाय टू और नीचे क्या आपका ए माइनस एक्स। कभी कभी क्वेश्चन ये भी हो सकता है भैया, अननोन के पदों में पूछ लेगा कि एक्स मोल जो है, जो एनओ के वियोजित मोलों की संख्या को केसी और ए के पदों में बताओ। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या हो गया, केसी बराबर एक्स बटे 2a माइनस 2x लिख सकता हूँ। क्वेश्चन किसी भी वे में घुमाएगा, बस यही करना है आपको, ठीक है ना, कि एनओ के वियोजित मोलों की संख्या x को केसी और a के पदों में बताओ। तो अब ये 2a इंटू के सी माइनस क्या हो गया मेरा 2kc इंटू एक्स बराबर x। तो x क्या हो गया बेटा मेरे लिए 2akc बटे क्या 2kc प्लस 1। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा चाहे वैसा क्वेश्चन घुमा दे। अगर रासायनिक साम्य का आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जो क्वेश्चन में जानकारी दी गई है उसको लिखते ही हर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा, बस यही है। ले लो उल्टा बेटा, नहीं उल्टा लेने का तात्पर्य क्या है तुम्हारा? क्यों लोगे उल्टा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हैं? बेटा तो अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकती, जो दिया होगा उससे अभिक्रिया चालू होगी, कि अपने आप जबरदस्ती चालू करा दोगे अभिक्रिया, है? जो दिया होगा ना, दिया क्या है मैंने आपको एनो, अभी मैं केलो अभिकारक के सापेक्ष बता रहा हूँ। डॉक्टर कई दवाइयां बोलता है कि इसको ना 1 लीटर दूध के साथ लेना। अब बेचारा गरीब आदमी होगा, उसका 1 लीटर दूध ही नहीं होगा तो कहाँ से, वो तो कम से कम दवाई ले ले, यही काफी ना उसके लिए, समझे कि नहीं समझे? तो जो दिया होगा हाँ जीरो ही तो है ये,
नहीं, क्या बोल रहे हो? ये जितने भी सवाल बेटा मैं करा रहा हूं, मैंने आपको बोल दिया है कि मैं किन के सापेक्ष करवा रहा हूं, ये अभिकारक। अब मैं केवल अभिकारक को ही लूंगा। मैंने बोल भी दिया था अगर एक होगा तो ए लो, दो होंगे तो ए और बी लो, जैसे अगले में 3 है तो ए बी सी। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप लोग पता नहीं क्या सो रहे थे या कहाँ थे, मुझे नहीं पता। तो मैं केवल अभिकारक के सापेक्ष बता रहा हूँ। और एक सवाल में मैंने आपको बोल दिया था पहले ही में कि अगर मैं ये भी दे देता हूँ आपको, तो ऐसे केसेस में फिर अभी आपको अभिक्रिया की दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं। प्रारंभ में कोई पाप नहीं पड़ेगा। हो सकता है पात्र में पहले से ही N2 और है ना, ये O2 था, N2 और O2 पहले से पढ़े हुए हो, ठीक है, और NO भी पड़ा हुआ, कोई मुझे मना नहीं है। हो सकता है ऐसी भी प्रारंभ सिचुएशन हो सकती कि जैसे हम लोग शक्कर, ऐसा तो ना होता कि घर में पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही मार्केट से खरीदने जाएंगे। जब मेहमान आ गया, बैठ गया चाय पीने के लिए, थोड़ी सी शक्कर पहले से पड़ी हुई है पात्र में, और हम लोग क्या करते हैं, और लाके उसमें डाल देते। तो ये भी हो सकता है कि पात्र में पहले से कोई चीज पड़ी हुई है और फिर आप डाल रहे हो, तो ये कोई मना नहीं है, परंतु उसके लिए सिचुएशन में वो सवाल में दे देगा। अभी मैंने आपसे खुद ही सिचुएशन दे दी थी कि आप हर केक को अभिकारक के सापेक्ष लो। कहाँ खो जाते हो यार, ऐसी चीजों का ना जवाब देना मुश्किल हो जाता कि क्या जवाब दिया जाए। जैसे तुम बोल रहे हो कि पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा के लिए N2 और O2 है ही नहीं आपके पास। अब अगर मैं ये दे दूं इसमें आपको कि ये A है और ये B है, तब ये अभिक्रिया डेफिनेटली किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में। बाकी अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी आप हर चीज को अग्र के सापेक्ष करो, तो आपको केवल ए बी और क्या लेना है, सी लेना है। तो वो तो सवाल में लिख के दे देगा यार, उतना तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैंने भी आपको बोल दिया है कि अभी किसके सापेक्ष करो, अभिकारक के सापेक्ष। तो अगला पद क्या लिखूंगा अब इसमें, है ना। तो ये एक और नए तरह का क्वेश्चन हो गया आपका कि ऐसे व्यंजक भी पूछ सकता है। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पद मेरा a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, 2x और x, ठीक है ना। तो KC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 2x की घात 2 इंटू एक्स अपॉन a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। अब अगले में वापस, अभी मैं अभिकारक के सापेक्ष लेता हूँ, a 0 0, तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस 3x, 2x x, KC और KP बराबर होंगे, तो 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स बटे a माइनस 3x का होल स्क्वायर, है ना। तो इससे फास्ट प्रॉब्लम करना आपको कोई नहीं सिखा सकता है, रासायनिक साम्य के ना क्वेश्चन अब हम लोग कल करेंगे। आज समय हो गया तो कल शीट अभी लेके आएंगे, है ना। डेल्टा NG 0 वाले केस आज हो गए, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, विषमांगी अभिक्रिया, सब केसेस हमारे कल कवर हो जाएंगे, ठीक है।